हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम DSSB का आपके क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है डोमेस्टिक साइंस का, उसको यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके 50 क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे। PYQ है, आपके एग्जाम्स में आ चुका है, उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि 6 जुलाई 2023 को DSSB का आपके एग्ज़ाम है, तो डू योर बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना, अच्छे से अपनी तैयारी करके रिवीजन करके जाना और बढ़िया से। इसका फर्स्ट पेपर भी अच्छा आता है, तो फर्स्ट पेपर की भी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। अभी भी टाइम है, रिवीजन कर लीजिए अपने सिलेबस का। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये 50 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। आप लोग ने ऑलरेडी PYQ सॉल्व किए होंगे, जिन्होंने नहीं किए हैं उनको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव चैट में कनेक्ट कर लीजिए। लाइव चैट में आप चैट के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सब लोग सॉल्व करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आई होप विजिबल होगा, सभी को दिख रहा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। ये जो PDF है, ये PDF बनाने में मुझे मेरी एडमिन ने बहुत हेल्प की है। हम एक टेलीग्राम चैनल चलाते हैं जिसका नाम है होम साइंस प्लैनेट। आप लोग जो भी स्टूडेंट्स अभी तक उस पर नहीं ऐड हुए हैं, उसको उस पर ऐड हो जाइए। मेरी एडमिन है, एडमिन प्रिया, उन्होंने मुझे ये PDF फॉर्म करके दिया है, टाइप करके दिया है, बना के दिया है, जिसमें उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इस PDF को बनाने में हेल्प करी। बनाने में हेल्प किया उन्होंने ही बना के दिया है, तो थैंक यू सो मच मेरे एडमिन के लिए। उन्होंने इतना हेल्प करके दिया मुझे। ये मेरी टीम है जो मुझे बहुत ज़्यादा एक हेल्प देती है, सपोर्ट देती है, मुझे बताती रहती है मैम आप ऐसे करो, मैम आप वैसे करो, मुझे किस तरीके से और अच्छे से अपडेट करना है खुद को, ये मुझे कंटिन्यूस बताते रहते हैं ये सब। तो उन्हीं की वजह से आज ये ऐसे PDF बन पाया है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपके सामने लेके आ पाई हूँ। बहुत बहुत थैंक यू प्रिया। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन को परिरक्षित करने की विधि नहीं है। सन ड्राइंग, हीटिंग, स्मोकिंग, सॉल्टिंग। बताइए, आंसर करिए, क्या आंसर होगा इसका। धूप में सुखाना, गर्म करना, धुआं देना, नमक डालना। देखिए, दे और ऑल जो हैं आपके प्रिजर्विंग फूड की टेक्निक्स हैं, बट यहाँ पर अगर घर में हम देखें ना, तो घर में कोई भी स्मोकिंग करके जो है, स्मोकिंग आपके स्पेशली मीट के कलर को रेडिश या पिंकिश बनाए रखने के लिए करते हैं, मीट एंड फिश के ऊपर, तो वो शायद कमर्शियल लेवल पे, बड़े लेवल पर किया जाता है। वो ऐसे घर में हर कोई मीट को धुआं दे करके प्रिजर्व करके नहीं रखता। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपके C है, स्मोकिंग है। ठीक है, बाकी आप घर में सन ड्राइंग, धूप में सुखा लेते हैं, हीट कर लेते हैं, भाई दूध आया, सब दूध को हीट करके बॉईल करके रख लेते हैं। सॉल्टिंग, भाई अचार वगैरह डाल के आप अपने घर में रख लेते हैं। तो यहाँ पर धुआं देना जो है वो आपके प्रिजर्विंग टेक्निक ने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वाई आर फूड ग्रेन्स ड्राइड आफ्टर हार्वेस्ट। बताइए, कटाई के बाद अनाज को क्यों सुखाया जाता है। बताइए, क्यों सुखाया जाता है, आंसर बताइए, क्यों सुखाया जाता है कटाई के बाद। So that they reduce in size, so that it is easy to cook, to increase their shelf life, to not get attracted by rodents। ताकि उनका आकार घट जाए, ताकि वो आसानी से पक जाए, उन्हें लंबे समय तक संरक्षित करके प्रिजर्व करके रखा जा सके, ताकि कृंतकों के आकर्षण का केंद्र ना बन सके। बताइए, देखिए, कटाई के बाद जो भी आपके बाद आपको फूड मिलता है, जो भी ग्रेन मिलता है, चाहे गेहूं की बात करिए, चाहे चावल की बात करिए, है ना, तो आप अनाज को सुखा करके लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व करते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो। हमेशा फूड को प्रिजर्व करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, द फूड इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डैश ऑफ द इंडियन GDP। बताइए, फूड इंडस्ट्री जो है भारत में इंडियन GDP में अपना कितना कंट्रीब्यूशन देती हैं। 2% देती हैं, 4% देती हैं, 6% देती हैं या 8% देती हैं। आंसर करिए। खाद्य उद्योग जो है भारत की GDP में अपना 8% सहयोग प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट।
ठीक है, सारे बच्चे जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे ताकि हम जल्दी से इसको 50 क्वेश्चंस को कर लें, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप रिवीजन करें प्रॉपर। ओके, इसके बाद इस क्लास के बाद जो है मैंने और भी पहले आपको DSSB का एक पेपर कराया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा। 1 या 2 पेपर करा चुकी हूँ और फिर मैं आपको अपैरल की क्लास दूंगी। तो अपैरल स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत स्टिच के बारे में आइडिया हो जाए। स्टिचेस वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आई नो आपको पता होगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा दूँ उस बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। द मेथड एंड टेक्निक यूज टू ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट इनटू फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड। बताइए, कच्ची सामग्री को पूर्ण अर्धपूर्ण उत्पादों में रूपांतरित करने वाली विधि की तकनीक क्या कहलाती है? बताइए, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फूड साइंस या नन ऑफ दिस, क्या कहलाती है? आंसर करिए। द मेथड एंड टेक्निक यूज टू ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट इनटू फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग, खाद्य संस्करण। ठीक है, क्या कहलाता है? फूड प्रोसेसिंग या खाद्य संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ मोलर टीथ प्रेजेंट इन नॉर्मल अडल्ट। ठीक है, मोलर टीथ बताइए, नॉट मॉरल, इट्स मोलर। ठीक है, मोलर टीथ होते हैं ना, कैनाइंस होते हैं, सॉरी इंसीजर्स होते हैं, देन फिर कैनाइंस होते हैं, देन फिर प्री मोलर्स होते हैं, देन मोलर्स होते हैं। कितने मोलर्स होते हैं एक व्यक्ति के अंदर? चवर्ण दांत कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, 12। इसको तो बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर किया हुआ है, एक बार फिर से कर देती हूँ। सबसे फ्रंट में आपके कितने इंसीजर्स होते हैं? 4 इंसीजर्स होते हैं, या अपर जॉ की बात कर रहे हैं। 2 कैनाइंस होते हैं, फिर आपके 2 मोलर्स होते हैं, फिर आपके 3 मोलर्स होते हैं, सॉरी 2 प्री मोलर्स, दैन फिर 3 क्या बोल रही हूँ मैं भी दोबारा से। ठीक है, सबसे पहले 4 आपके क्या होते हैं? इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर्स जिन्हें आप फ्रंटियल टीथ भी बोलते हैं, इंसीजर्स होते हैं आपके। फिर 2 आपके कैनाइंस होते हैं। ठीक, ये अपर जॉ की बात कर रहे हैं। फिर एक साइड आपके कितने होते हैं? 2 प्री मोलर्स, मोलर से जो पहले पड़ते हैं वो क्या होते हैं? 2 प्री मोलर्स। फिर होते हैं आपके 3 मोलर्स। ठीक है, क्या होते हैं? 3 मोलर्स। इधर भी आप बना लेंगे 3 मोलर्स। ठीक है, अभी उधर बन नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ पर क्लास चल रहा है। 3 मोलर्स, तो 3 एक साइड, दूसरी साइड भी 3, नीचे भी आपके 3, दूसरी साइड भी 3, तो आपके हो गए ना 12। तो 12 जो होते हैं आपके मोलर्स होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, दांतों से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में। और दांत का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं चैनल पर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जॉइंटिस इज अ सिम्टम्स ऑफ द डिसऑर्डर। बताइए, पीलिया भाई किस विकार का एक लक्षण है? लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन या किडनी? जॉइंटिस आपको किस में देखने के लिए मिलता है? आंसर करिए सभी बच्चे। लिवर की प्रॉब्लम है जॉइंटिस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। द आई इज सिचुएटेड इन द विच कैविटी? बताइए, ऑर्बिटल कैविटी में होती है, क्रेनियल कैविटी में होती है, ओरल कैविटी में होती है या डॉर्सल कैविटी में होती है? आंख आपकी कौन सी गुहा में उपस्थित होती है? जबड़ा गुहा, कपालीय गुहा, मुख गुहा, पार्श्व गुहा? हमारी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट है, मैं तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हमारी बॉडी एक खाली सिलेंडर है जिसके अंदर बहुत सारी कैविटीज़ प्रेजेंट हैं। ठीक है, उन कैविटीज़ में ही हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो रखे हुए हैं, हमारे ऑर्गन सब सिचुएटेड हैं। तो ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था जब मैंने आपको एनाटमी का एक नॉर्मल व्यू दिया था कि एनाटमी एक्चुअली में है क्या। वो वीडियो देखिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी। हालांकि सारी कैविटीज़ नहीं पढ़ाई हैं, लेकिन बता दूंगी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से DSSB में क्वेश्चन आया है कि बॉडी में कहाँ पर कौन सा ऑर्गन किस कैविटी में प्रेजेंट है, इसकी भी बात हम कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ क्रेनियल कैविटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्रेनियल कैविटी। ठीक है, क्योंकि आपका जब क्रेनियम, आपका जो ब्रेन वाला कैविटी है पूरा, उसी में। नेक्स्ट देखते हैं, द टिम्पैनिक कैविटी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द ईयर? बताइए, एक ही पेपर में, एक ही सेट में 2 कैविटी पूछ ली हैं। एक ही पेपर सेट में 2 कैविटी, 2 बॉडी कैविटी के बारे में पूछा गया है। ध्वनि गुहा जो है कान के किस भाग के अंतर्गत आती है? इंटरनल ईयर में होती है, मिडिल ईयर में होती है, एक्सटर्नल ईयर में होती है, नन ऑफ द अबव? आपको पता है कान के 3 हिस्से होते हैं। सबसे अंदर वाला एक्सटर्नल होता है, सॉरी इंटरनल होता है, फिर मिडिल होता है, फिर बाहर वाला आपका एक्सटर्नल होता है। कान में भी आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी, है ना। आपकी सबसे छोटी हड्डी जो है वो आपके कान के अंदर पाई जाती है, स्टेप्स जिसे आप बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं से भी पूछ लेता है, बहुत जनरल चीज़ें होती हैं ये। फिलहाल जो आपके टिम्पैनिक कैविटी है वो आपके
मध्य कान में, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। चलिए एक दिन बॉडी कैविटीज़ की भी बात कर लेते हैं, कौन सी कैविटी कहाँ पर होती है और कौन से ऑर्गन उसमें होते हैं। नेक्स्ट बताइए, डाइजेशन एंड डैश आर द टू चीफ फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेन फंक्शन बताइए, रेस्पायरेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन या मेटाबॉलिज्म। पाचन और डैश, पाचन तंत्र के दो प्रमुख कार्य हैं, श्वसन, अवशोषण, उत्सर्जन या आपके चयापचय। क्या है बताइए? Digestion and absorption are the main and two major function of digestive system। आपके पाचन तंत्र में आपके भोजन का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है एंड एब्जॉर्प्शन होता है। मेनली एब्जॉर्ब होते हैं न्यूट्रिएंट्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स के विलाइज जो प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर आपके विलाइज होते हैं, उसकी वजह से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दैट इज अवशोषण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये यहाँ आ गया था उपापचय, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द एनकोडिंग विच लीनियरली डिक्रीज फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। बताइए, रैम फंक्शन, बाइनरी फंक्शन, स्टेप फंक्शन, नन ऑफ दीज। वह कूट लेखन जो रैखिक रूप से एक निश्चित समय अवधि के लिए घटती है उसको क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलेंगे आपके? रैम फंक्शन, उसमें आ जाएगा आपके रैम फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इज हाईली डायनामिक प्रोसेस वेयर पार्टिसिपेंट म्यूचुअली एक्सचेंज एंड इंटरप्ट लिंग्विस्टिक एंड जेस्चुअल सिग्नल्स। बताइए, एक अत्यंत गतिशील प्रक्रिया है जहां प्रतिभागी आपस में भाषाई और हाव भाव के संकेतों का विनिमय करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में, ऑनलाइन कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन में, ग्रुप कम्युनिकेशन में, जहाँ पर लोग अपने विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, भाषाई हाव भाव जेस्चर्स का प्रयोग करते हैं। बताइए कौन से कम्युनिकेशन में? फेस टू फेस कम्युनिकेशन, आमने सामने के संप्रेषण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल कैन बाय न्यू क्लॉथ्स रादर फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ। बताइए, लोग अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से कपड़े खरीदते हैं, क्यों? उनकी इनकम इंक्रीज हो गई है, कपड़े का प्राइस, या चेंज इन ट्रेंड्स, या पीयर इन्फ्लुएंस। इसका हिंदी इधर होगा, आय में बढ़त, कपड़ों का मूल्य, दौर में परिवर्तन या समूह का प्रभाव। बताइए भाई, आय में बढ़त हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्या हो जाएगा? आय में बढ़त, पैसा बढ़ गया है आप, तभी तो आप कपड़े पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। जब पैसा ही नहीं बढ़ा होगा, कितना भी दौर में परिवर्तन होता रहे, कितना भी आपके ऊपर पीयर प्रेशर हो, आप कैसे खरीद लेंगे? अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो आप कपड़ा कैसे खरीद लेंगे? ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कोई कपड़ा खरीद रहा है तो उसका मतलब उसके पास पैसा है। नेक्स्ट देखते हैं, आर मैन्युफैक्चरर्स मीन्स ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। बताइए, निर्माता का उत्पाद पहचान का माध्यम है, प्राइस, ब्रांड, क्वालिटी या बारकोड। मैन्युफैक्चरर की आपको आइडेंटिफिकेशन होती है कि भाई ये प्रोडक्ट इस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। वो कैसे पता चलता है आपको? कैसे पता चलता है आपको कि नैनो कार टाटा की है, निक्सॉन कार टाटा की है? कैसे पता चलता है आपको? क्योंकि ब्रांड है ना, टाटा क्या है? ब्रांड है। तो मैन्युफैक्चरर के बारे में आपको पता चलता है, उसके प्रोडक्ट की पहचान आपको पता चलती है क्योंकि वहाँ पर उसका ब्रांड है, टाटा ब्रांड है। ठीक है, नैनो उसकी कार है, टाटा ब्रांड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेरी हार्ड स्टिच। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा टेम्परेरी स्टिच है? रनिंग स्टिच, बैक स्टिच, ओवरहैंड स्टिच या इवन बास्टिंग? टेम्परेरी हैंड स्टिच होगा, या हार्ड स्टिच लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। टेम्परेरी स्टिच के बारे में बताइए। देखिए, स्टिच की बात मैंने आपसे करी थी, एक बार यहाँ पर हल्का सा मैं रिवाइज करा देती हूँ। स्टिच जो है आपके कपड़ों को, दो या दो से अधिक कपड़ों को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? सिलाई करते हैं, आप जो है स्टिचिंग करते हैं। देखिए, जब कपड़ा बन के आता है तो हमारे पास क्या होता है? क्लॉथ होता है। जब वीविंग हो जाती है, निटिंग हो जाती है, आफ्टर वीविंग हमको क्या मिलता है? क्लॉथ मिलता है। उस क्लॉथ से हमें क्या बनाना होता है? गारमेंट बनाते हैं। तो गारमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग जो है आपके, जिसको आप बोलते हैं स्टिच,
तो आप स्टिच करते हैं, क्यों करते हैं आप स्टिच? ताकि आप 2 या 2 से अधिक कपड़ों का आपस में जोड़ सकें और फिर आप उसको पहन सकें। स्टिचिंग जो होती है स्टूडेंट्स, स्टिचिंग जो होती है आपके 3 तरीके से होती है। इंट्रालूपिंग, ये मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार देख लेना वो क्लास, फिर से लूँगी मैं क्लास, ठीक है। अच्छा, स्टिच करने के लिए हम जनरली सिलाई मशीन का यूज़ करते हैं, है ना। एक होती है इंटरलूपिंग और आपके थर्ड होती है इंट्रालेसिंग और इसी को बोलते हैं आपके इंटरलॉकिंग। क्या बोलते हैं? इंटरलॉकिंग, ठीक है। इंटरलॉकिंग, ध्यान रखना 3 तरीके से, 3 मेथड्स के थ्रू ही या 3 तरीके से हम किसी भी कपड़े को सिल सकते हैं, आप गारमेंट बना सकते हैं। इंट्रालूपिंग, इंटरलूपिंग और इंटरलेसिंग या इंटरलॉकिंग बोलते हैं इसको। तो व्हाट इज़ इंट्रालूपिंग, मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। इंट्रा, जैसे आपने वो पढ़ा है कम्युनिकेशन में, इंट्रा कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा मतलब स्वयं से, ठीक है। इंट्रा का मतलब होता है स्वयं से। तो यहाँ स्टिच में भी इंट्रा लूपिंग का मतलब है जब धागा अपने ही लूप से पास होता है, ठीक है। अपने ही लूप से पास हो रहा है धागा, जो है वो अपने ही लूप से पास हो रहा है, मतलब सेम। इसमें सबसे पहली बात तो एक ही थ्रेड का यूज़ करते हैं, सिंगल थ्रेड यूज़ होता है इसमें, और सिंगल थ्रेड अपने ही लूप्स बनाता है, ठीक है। खुद के ही लूप में से लूप बनाता हुआ आगे निकल जाता है। आपने वो देखा होगा जब कभी भी हम लोग आटा कभी बाज़ार से ख़रीदा है, अगर आपने देखा हो, जो ये होते हैं चक्की वाले, तो ये लोग जिस बोरी में आटा करते हैं उसमें इस तरीके की स्टिच की होती है। आप एक साइड से खोलिए, पूरा धागा खुलता हुआ निकल जाता है, उसको इंट्रा लूपिंग बोलते हैं। या चेन स्टिच, मैंने आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया था चेन स्टिच। कभी भी चेन स्टिच आपने करी है तो आपने एक लूप बनाया ऐसे, फिर आप इसके अंदर से ही इसके अंदर से ही लूप्स बनाते हुए चले जाते हो, चेन स्टिच कर देते हो, ठीक है। तो इंट्रा लूपिंग का मतलब होता है कि जब खुद के लूप से, सबसे पहले होता है इसमें सिंगल थ्रेड का यूज़ होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, सिंगल थ्रेड का यूज़ होता है, और सिंगल थ्रेड्स खुद के ही लूप्स में से लूप्स बनते हैं और स्टिच आपके फॉर्म हो जाती है, स्टिच हो जाती है। तो इस टेक्निक को इंट्रा लूपिंग बोलते हैं, ठीक है। इंटर लूपिंग क्या होता है? इंटर लूपिंग, सबसे पहले बात तो दोनों में नाम में आपके है इंट्रा लूपिंग एंड इंटर लूपिंग। लूपिंग मतलब लूप्स बन रहे हैं, ठीक है। इंटर लूपिंग मतलब 2 थ्रेड है और 2 थ्रेड आपस में जो है लूप के थ्रू ऐड हो रहे हैं, जैसे इस तरीके से, लाइक दिस। 2 थ्रेड है और दोनों थ्रेड आपस में जो है वो कैसे लॉक कर रहे हैं, लॉक नहीं कर रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं एक दूसरे से? लूप के थ्रू, ठीक है। एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के लूप में से निकल रहा है, बट लूप फॉर्म हो रहा है। आपने वीविंग और निटिंग में डिफरेंस तो आपको पता है ना। वीविंग क्या है? इंटरलेसमेंट ऑफ वेफ्ट एंड वॉप यार्न्स। उसमें 2 धागों की ही ज़रूरत पड़ती है। आपके पास वॉप यार्न होता है, वेफ्ट यार्न होता है, तभी आप वीविंग कर पाते हो। बट निटिंग में आप सिंगल यार्न से भी कर सकते हो, है ना। तभी तो आप पढ़ते हो उसमें कि उसमें लूप्स फॉर्म होते हैं, इस तरीके से लूप्स फॉर्म होते हैं, है ना। तो लूप बन रहा है। इंटरलूपिंग में क्या होता है? इंटरलूपिंग में क्या होता है? 2 धागे होते हैं और दोनों धागे एक दूसरे के अंदर से लूप्स में से फॉर्म निकलते हैं, लूप से बाहर निकलते हैं और फिर आपके स्टिच होती है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसको इंटरलूपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरलूपिंग। इंट्रालूपिंग जब खुद के ही लूप में से धागा निकल रहा है, जब खुद के ही लूप में से धागा जो है निकल के लूप्स बना रहा है, उसको इंट्रालूपिंग बोलते हैं। सिंगल थ्रेड यूज होता है। इंटरलूपिंग, जैसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं ना, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जब आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझते हो। सेम इंटरलूपिंग में आप ऐसे याद रखेंगे, जब 2 धागे हैं और दोनों एक दूसरे के लूप्स में से क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं, लूप फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के लूप्स में से, तब स्टिच हो रही है, तो उसको हम इंटरलूपिंग बोलते हैं। थर्ड होती है आपके इंटरलेसिंग या फिर आपको मैंने बताया इसको आप बोलेंगे इंटरलॉकिंग, ठीक है। इंटरलॉकिंग, इसमें क्या होता है? इसमें एक थ्रेड अपर थ्रेड होता है आपके, एक थ्रेड ऊपर होता है और एक थ्रेड आपके नीचे होता है। जैसे सिलाई मशीन में आप देखते हैं। स्विंग मशीन में क्या होता है? स्विंग मशीन में 2 थ्रेड होते हैं। एक अपर थ्रेड होता है आपका, जो स्पूल पिन से आप स्पूल पिन में धागा लगाते हो और फिर आप उसको जो है लेकर के आते हो निडल तक, है ना। और एक नीचे से जो आपके सिलाई मशीन में बेड होता है, बेड के नीचे आपके बॉबिन लगाते हैं ना आप, तो एक जो धागा बॉबिन से आता है और एक जो धागा ऊपर से आता है आपके,
तो इसमें भी 2 थ्रेड यूज़ होते हैं और दोनों थ्रेड इंटरलॉक हो जाते हैं। इसमें इंटरलॉक, इसका सबसे बड़े एग्जाम्पल है आपके सिलाई मशीन। इसमें दोनों थ्रेड, एक अपर थ्रेड होता है, एक लोअर थ्रेड होता है, बट ये दोनों थ्रेड लूप फॉर्म नहीं करते हैं किसी भी तरीके से। ये दोनों थ्रेड आपस में एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लॉक कर लेते हैं। इस तरीके से लॉक कर लेते हैं एक दूसरे को कि ये जो सिलाई होती है ये सबसे ज़्यादा मजबूत सिलाई होती है। आप कोई भी फैब्रिक पहनिए, आप जितने भी फैब्रिक पहनते होंगे, आपके सभी फैब्रिक में इंटरलेसिंग ही होती है, क्योंकि सिलाई मशीन से इंटरलेसिंग, इंटरलॉकिंग सिलाई ही होती है। ठीक है, तो सिलाई मशीन जो है आपके वो इंटरलेसिंग का एग्जाम्पल है। इसमें कहीं भी लूप फॉर्म नहीं होता है। अपर थ्रेड होता है, लोअर थ्रेड होता है। एक थ्रेड की सप्लाई ऊपर से आ रही होती है सिलाई मशीन में, एक थ्रेड की सप्लाई नीचे से आ रही होती है मशीन में, और दोनों थ्रेड एक दूसरे को आपस में लॉक कर लेते हैं। तभी आप देखो, आपका कहीं भी अगर कपड़ा फट जाता है तो एक साइड का मान लो अगर सिलाई उधड़ गई तो वहीं प्रॉब्लम होती है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा कपड़ा आपका उधड़ गया है, पूरे कपड़े की सिलाई आपकी जो है वो निकल गई है, कमज़ोर हो गई है। जो इंटरलेसिंग जो आपके आप बोलते हैं जैसे इंटरलॉकिंग जो स्टिच होती है, ये सबसे ज़्यादा मजबूत एंड सबसे ज़्यादा आपके क्या बोलना चाहिए, रिलायबल या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और सेफ्टी प्रोवाइड करती है आपको। आपका कपड़ा सिला हुआ इससे फटता नहीं है, या मतलब कह सकते हैं कि बहुत सेफ फील कराती है ये। वहीं अगर हम बात करते हैं आपके इंटरलूपिंग और इंट्रा लूपिंग की, तो उस टेक्निक का यूज़ स्टिच की निटेड फैब्रिक बनाने के लिए, या फिर आपके ये नहीं होता है स्ट्रेचेबल फैब्रिक बनाने के लिए, क्योंकि लूप्स जो हैं आपको स्ट्रेच प्रोवाइड करते हैं। आप लूप्स जो एक दूसरे में बने हुए हैं, तो अगर आप इन्हें खींचेंगे तो आपको स्ट्रेचेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तभी आप देखिए वूल के फैब्रिक निटेड फैब्रिक से बनाए जाते हैं, स्पेशली क्योंकि स्ट्रेचेबिलिटी हो जाती है, स्ट्रेचेबल होते हैं आपके वो फैब्रिक। तो यही चीज़ें आपको समझाना चाहती है। जबकि आप देखो सिलाई मशीन से सिले हुए कपड़े को अगर आपने एक बार सिलाई मार दी तो वो वहीं पर जो है आपकी शरीर की बॉडी की आकृति ले लेगा, और ज़रा भी आप मोटे या वो कुछ हुए तो फिर कपड़ा आपका फटने लगता है ना, क्योंकि जब आपने इंटरलॉक स्टिच लगा दी है तो स्ट्रेचेबिलिटी नहीं मिलती आपको। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इंट्रा लूपिंग और जो इंटर लूपिंग है आपके, वो दोनों निटेड फैब्रिक बनाने के लिए या फिर आपके स्ट्रेचेबल फैब्रिक बनाने के लिए, स्पेशली स्टिच करने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए नहीं, सॉरी, स्टिच करने के लिए यूज़ की जाती है। जबकि जो सिलाई मशीन है आप जानते हैं परमानेंट हो जाती है एकदम, और ये आपके किसी भी तरीके की स्ट्रेचेबिलिटी नहीं देती, ये इंटरलॉक कर लेती है एक दूसरे को, आपस में दोनों धागे एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत सिलाई हो जाती है ये। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही स्टिच जो है आपकी, वो अगर हम हाथ से सिलाई की बात कर रहे हैं तो 2 प्रकार की होती है, टेम्परेरी स्टिच एंड आपके परमानेंट स्टिच। तो टेम्परेरी स्टिच में आपके आती है बास्टिंग। बास्टिंग को आपके टेम्परेरी स्टिच बोला जाता है। फिर चाहे वो इवन बास्टिंग हो, चाहे फिर वो अनइवन बास्टिंग हो, चाहे फिर वो आपके जो है पैरेलल बास्टिंग हो, तीनों ही आपके जो है डायगोनल बास्टिंग, सॉरी पैरेलल नहीं, डायगोनल बास्टिंग, तीनों ही आपकी जो है वो क्या है, आपके कच्ची सिलाई है, या बोलते हैं कच्चे टाँके हैं। ठीक है, टेम्परेरी स्टिच है, कच्चा या अस्थायी टाँका जो भी बोलिए आप हिंदी में, वो है बास्टिंग। तो यहाँ पर आपके समान बास्टिंग जो है वो आपके क्या है, अनइवन बास्टिंग या इवन बास्टिंग या आपके डायगोनल बास्टिंग क्या है, आपके टेम्परेरी स्टिच है। ठीक, इसकी बात हम करेंगे जब मैं आपको अपैरल पढ़ाऊंगी, तो और अच्छे से आपको इसको मैं इमेज के थ्रू समझाऊंगी। अभी मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, स्टिच वाला वीडियो देख लेना। एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है DSSB में, कई बार मैंने देखा है, स्टिच डज नॉट हैव करके, मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि स्टिच में क्या नहीं होता। तो स्टिच की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी। ठीक है, मेन कंसिस्टेंसी होती है आपके, मैंने वो कराया भी है आपको, बट उसमें था कि डेप्थ नहीं होता। तो डेप्थ होता है लेकिन मेन प्रॉपर्टी नहीं है डेप्थ। साइज़ होगा, सबसे पहले तो साइज़ होगा। तो साइज़ की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, LWD से आपको याद कराया है, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेप्थ मेन प्रॉपर्टी नहीं है, मेन 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके, साइज़ है, कंसिस्टेंसी है, और तीसरी मुझे याद नहीं आ रही है। और साइज़ के अंदर 3 पोर्शन है आपके, LWD, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। वो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए भाई, इज़ यूज फॉर चेकिंग लाइंस एंड हेम्स। बताइए, यार्ड स्टिक, टेप मेजर, रूलर, नन ऑफ द अबव। किसका यूज़ करते हैं आप लाइंस एंड हेम्स को चेक करने के लिए? रेखाओं और गोटा जांचने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं आप? यार्ड स्टिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रनिंग स्टिच आर यूजुअली इंचेस और लेस इन लेंथ। बताइए, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। बताइए रनिंग स्टिच, क्या आंसर हो जाएगा इसमें? इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपके, 1/6 या 1/8? आई थिंक 1/8 है इसका आंसर दिया आयोग ने, एक बार चेक कर लेना। ठीक है,
द नीडल दैट हैज़ लॉन्ग आई एंड ब्लंट टेप इज कॉल्ड। बताइए वह सुई जिसकी आंखें जो है लंबी आंखें होती है, मोटी नोक होती है, क्या कहलाती है? क्रूल कहलाती है, आपके चैनल कहलाती है, टेपेस्ट्री कहलाती है, बीडिंग कहलाती है? टेपेस्ट्री कहलाती है, टेपेस्ट्री होगा इसका आंसर। ठीक है, टाइप्स ऑफ नीडल भी पढ़ाऊंगी, सब पढ़ा दूंगी मैं आपको धीरे धीरे। नेक्स्ट देखते हैं, इज अ सिंगल अनअटैच्ड स्टिच वर्क इन अ सर्कल टू गिव एन इम्प्रेशन ऑफ पेटल्स। बताइए चेन स्टिच, साटिन स्टिच, स्प्लिट स्टिच, और इसका एक ऑप्शन यहाँ आ गया है लेजी डेजी स्टिच। यहाँ बताइए हिंदी में, एक एकल बिना जुड़ा आपके जो है टाट है जो कि व्रत में लगा हुआ है ताकि पत्तियों का प्रभाव दे सके। बताइए कौन सी होगी? लेजी डेजी टांका। कौन सी हो जाएगी? लेजी डेजी स्टिच। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फास्टनर? बटन्स, आईलेट्स एंड कॉर्ड्स, हुक्स एंड आइज, थ्रेड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंधन करता नहीं है? बताइए। बटन्स, आईलेट्स एंड कॉर्ड्स, हुक्स एंड आइज, ये तो सब आपके फास्टनर्स हैं, जबकि धागा नहीं है, थ्रेड नहीं है। थ्रेड तो अलग है ना, थ्रेड तो सिलाई के लिए, स्टिच के लिए यूज़ करते हैं ना, स्पेशली दो कपड़ों को जोड़ने के लिए जब आप स्टिच करते हो तो उसके लिए आपको नीडल्स एंड थ्रेड्स की ज़रूरत होती है। द थ्रेड यूज टू स्टिच एंड एप्लिक इन प्लेस इज कॉल्ड। बताइए क्या कहलाएंगे इसे आप? इसका आंसर करिए। All thread used to stitch and applique in place is called all purpose sewing thread, bobbing thread, designer thread, metallic thread. All purpose sewing thread, सर्वोद्देश्य सिलाई धागा, all purpose sewing thread. Next देखिए, is one of the oldest of all craft, इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल क्राफ्ट। इसमें से जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा पुराना है। यहाँ है मेथड एप्लिक, एम्ब्रॉयडरी, बास्टिंग या हेमिंग। बताइए सबसे पुराने शिल्पों में से एक है एप्लिक, कढ़ाई, बास्टिंग या गोटा करी। बताइए कौन सा हो जाएगा? यहाँ आपके आता है एम्ब्रॉयडरी। क्या आ जाएगा? एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम ऑफ मेरास्मस। बताइए मेरास्मस का आपके कौन सा लक्षण नहीं है? वृद्धि में गंभीर कमी, सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन, सीवियर मसल वेस्टिंग, लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, नो मसल वास्टिंग। बताइए क्या होगा? भाई आपके मरासमस में तो बहुत ज़्यादा जो है मसल वास्टिंग होती है, मतलब बिल्कुल बच्चा कमज़ोर होता है एकदम। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो गलत है कि मांसपेशियों की क्षति नहीं होगी। मांसपेशियों की तो बहुत क्षति होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, एकदम सूखा रोग जैसा लगता है उसको, है ना। मे बी कॉल्ड एज अडल्ट रिकेट्स। बताइए किसको अडल्ट रिकेट्स बोला जाता है? ऑस्टोमलेशिया, फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, केराटोमलेशिया। किसको बोलते हैं आपके अडल्ट रिकेट्स? बच्चों में रिकेट होता है ना, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है, कैल्शियम की भी कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए, मेन तो विटामिन डी है रिकेट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी? बताइए जिंक की डेफिशिएंसी नहीं है। एक्रोडर्मेटाइटिस, हाइपोग्यूसिया, हाइपोस्मिया, क्रिटिनिज्म। बताइए क्या नहीं है आपके जिंक की कमी से? क्या नहीं होता? हाइपोग्यूसिया होता है ना, हाइपोस्मिया होता है, सब बताया हुआ है आपको। क्या नहीं होता? बौनापन, क्रिटिनिज्म आपके ये तो आयोडीन की कमी से होता है बच्चों में, ये आपके जिंक की कमी से नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, द टंग इज जनरली इन्फ्लेम्ड इज कॉल्ड। आपकी जीभ जो है वो सामान्य रूप से जली हुई है या संदीप्त हो जाती है, क्या कहलाती है? पैलेग्रा, ऑस्टियोपोरोसिस, ग्लॉसिटिस, अनीमिया। क्या कहलाएगी? ग्लॉसिटिस। क्या कहलाएगी आपके? ग्लॉसिटिस, जो कि आपके राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 की कमी से होता है। नेक्स्ट देखिए, थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन्स मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन ब्लड। थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन्स की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में कौन मेंटेन करके रखता है? हिंदी में देख लेते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, कैल्शियम या फोलिक एसिड। बताइए थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन की ब्लड में जो कंसंट्रेशन है उसको आपके कौन बना करके रखता है? उसको आप करके कैल्शियम बना के रखता है। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम पैराथायराइड और थायराइड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पैराथायराइड के लिए, ठीक है। कैल्शियम की वजह से पैराथायराइड हार्मोन का कंसंट्रेशन ब्लड में बना रहता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरली फॉर्म्ड कार्बोहाइड्रेट? पैक्टिन, ग्लूकोज, स्टार्च एंड लैक्टोज। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से निर्मित कार्बोहाइड्रेट नहीं है? देखिए इसके बारे में थोड़ा मुझे बहुत पढ़ना भी है। पैक्टिन भी आपके फलों के नीचे पाया जाता है और मतलब, लेकिन वो एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। मैंने इसके बारे में पढ़ा भी, एंड जो है आपके ये जैम जेली बनाने में जो है हेल्प करता है स्पेशली। तो लेकिन जबकि ग्लूकोज आपके ग्रेप शुगर्स में पाया जाता है, स्टार्च तो प्लांट्स में पाया जाता है, लैक्टोज आपके मिल्क शुगर है। तो यहाँ पर फिलहाल तो आंसर पैक्टिन होगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पैक्टिन जो है प्राकृतिक रूप से निर्मित कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं मिला। फिर भी मैं इसको एक बार और पढ़ूंगी और अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। द एबिलिटी टू कीप द बॉडी टेम्परेचर विद इन सर्टेन लिमिट्स डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म, थर्मोरेगुलेशन, हाइड्रोलाइसिस, नन ऑफ द अबव। हिंदी में इसका क्वेश्चन यहाँ है। बाहरी वातावरण में बदलाव के बावजूद शरीर के तापमान को एक निश्चित सीमा में बनाए रखने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है आपके? ताप नियमन, है ना? क्या कहलाती है? ताप नियमन, या फिर आप इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रेटिनॉल? बताइए रेटिनॉल का इनमें से कौन सा उत्तम स्रोत है? मछली की यकृत का तेल, मक्खन, अंडे की जर्दी या चीज? तो क्या है आपके? लिवर ऑयल, ठीक है, मछली के यकृत का तेल। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है। राइबोफ्लेविन मॉलिक्यूल्स इज अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग ऑफ डैश एंड नाइट्रोजन एटम्स। किसके साथ होते हैं राइबोफ्लेविन के अणु? नाइट्रोजन अणुओं का एक विषम चक्रीय वलय है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या? कार्बन। क्या आ जाएगा? कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, गोइटर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। गोइटर किसकी कमी से होता है? आंसर करिए। आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन। गोइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से आपके गोइटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत कोई क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन? बताइए इनमें से कौन है जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। ये तो कोई भी बता देगा, बच्चे को पता होगा। अब तो ये इतना ईजी क्वेश्चन हो चुका है। कौन है? प्रोटीन्स हैं। कौन है? प्रोटीन है। प्रोटीन एक ऐसे हैं जिसके पास नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। वाइटामिन्स में भी आपके बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट था, इसलिए इसको पहले वाइटामिन नाम दिया गया था, लेकिन बहुत कम मात्रा में था। फिर इसको जो है इसको नोमेनक्लेचर किया गया था। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके ऊपर, और फिर इसको जो है विटामिन कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा होती है, लेकिन प्रोटीन्स में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, द मेन एनर्जी फूड सोर्स आर, ठीक है। क्वेश्चन है आपके 33 नंबर का। द मेन एनर्जी फूड सोर्स आर, क्या है? यहाँ आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेगा। बताइए ऊर्जा के मुख्य जो है भोजन स्रोत क्या है? शर्करा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन वसा, कार्बोहाइड्रेट वसा। जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है, हमेशा याद रखिएगा। फिर वसा है, फिर प्रोटीन है। बॉडी को कभी भी प्रोटीन से एनर्जी नहीं लेनी चाहिए, इवन फैट से भी नहीं लेनी चाहिए। जो एनर्जी देने का काम है मुख्यतः वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही होता है, क्योंकि वसा से एनर्जी लेने पर आपके कीटोसिस और प्रोटीन से भी एनर्जी लेने पर कीटोसिस बॉडी फॉर्म होती हैं, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, ठीक है। ये एसिडिक इन नेचर होती है, इनकी वजह से कीटो एसिडोसिस या आपके डायबिटिक कोमा जैसी कंडीशंस कॉज होती हैं। मेनली डायबिटिक कोमा या डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इसलिए देखने को मिलती हैं क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है और सेल्स भूखी होती हैं, सेल्स को खाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो किसी को भी तोड़ने लगती हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन अ बैलेंस डाइट अप्रॉक्सीमेटली ऑफ टोटल कैलोरीज कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। आपकी बैलेंस डाइट में, संतुलित भोजन में कुल कैलोरी कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए? बताइए 20 से 30%, 40 से 50%, 60 से 70%, 80 से 90%। बताइए, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी का मेन, आपके ग्लूकोज जो है मेन, आपकी एटीपी है तो आपकी करेंसी है ही, लेकिन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी का ग्लूकोज है। आपके ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, आपके शरीर के काम करने के लिए हर एक सेल को ग्लूकोज चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर की प्रत्येक सेल ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर सकती है, इसलिए उनको ग्लूकोज चाहिए। तो 60 से 70% तक हमको जो है हमारी जो बॉडी के लिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट, हमें कम से कम 60 से 70% हमारी बॉडी में लेना चाहिए, ठीक है, हमारी बैलेंस डाइट में।
हमें रोटी से लेना चाहिए, हमें चावल से मिलता है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। ये बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं, पूछ लिए जाते हैं। बोल लीजिए सबसे बेसिक क्वेश्चन, WHO स्टैंड्स फॉर, WHO की आप फुल फॉर्म बता दीजिए क्या होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑपरेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी ऑपरेशंस, क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, आपके 7 अप्रैल 1948 को बना था, इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। फॉर डाइटरी फाइबर इज द रिचेस्ट सोर्स, बताइए। फैट्स, ऑयल्स, ब्रांस एंड लेग्यूम्स, भोजन के लिए जो आपके रेशे का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? फैट्स, ऑयल, ब्रान या लेग्यूम्स, बताइए। डाइटरी फाइबर का रिसोर्स क्या है? ब्रान है। क्या है आपके? ब्रान है, ब्रान। ठीक है, जो चोकर होती है, भूसी जिसे चोकर बोलते हैं, ब्रान सबसे ज़्यादा आपके लेग्यूम्स में भी होता है। लेग्यूम्स भी जो है आपके डाइटरी फाइबर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ब्रान दिया हुआ है तो ब्रान ही होगा, क्योंकि रोटी तो रोज़ खाते हैं आप। ठीक है, सेल्यूलोज जो सब्जियाँ हैं, लेग्यूम जो हैं, ये सब आप डेली मतलब नहीं यूज़ करते हो, लेकिन रोटी तो चपाती तो डेली खाते हो, सुबह शाम खाते हो, तो यहाँ पर आपके ब्रान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड इज़ नोन एज, बताइए। आवश्यक वसीय अम्ल कौन से होते हैं? पहले तो यही बता दीजिए जल्दी जल्दी। आवश्यक वसीय अम्ल कौन से होते हैं? आवश्यक वसीय अम्ल कौन से होते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड इस लिनोलैनिक, लिनोलेइक, एर्किडोनिक, EPA एंड DHA। ध्यान रखिएगा, मेन होते हैं लिनोलेइक, लिनोलैनिक, ठीक है, एंड एर्किडोनिक। लिनोलैनिक एंड एर्किडोनिक, ये 3 आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। ये मूफा होते हैं, पूफा होते हैं, क्या होते हैं? ये मूफा है कि पूफा है? लिनोलेइक, लिनोलैनिक, एर्किडोनिक मूफा है, पूफा है? पूफा है। अब तो कम से कम ये क्वेश्चन गलत मत करना, इतना मूफा पूफा पढ़ाया है आपको मैंने। इनकी कमी से फाइनोडर्मा होता है। ठीक है, फाइनोडर्मा विटामिन A की कमी से भी होता है और आवश्यक वसीय अम्ल की कमी से भी होता है, क्योंकि वसीय अम्ल में ही आपके फैट में ही आपके ये जो A, D, E के होते हैं ये घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? द डेफिशिएंसी ऑफ कॉजेस स्कर्वी, बताइए भाई स्कर्वी किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन K, किसकी कमी से आपको स्कर्वी रोग देखने के लिए मिलता है? स्कर्वी, जल्दी जल्दी बताइए। विटामिन C की कमी से आपको स्कर्वी रोग देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट बताएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बॉडी बिल्डिंग फूड, कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपकी बॉडी बिल्डिंग में, शरीर के निर्माण में हेल्प करते हैं या शरीर बनाने वाला भोजन है? बताइए। राइस है, मिलेट्स है, मीट है, नन ऑफ द अबव। सबसे पहले तो बॉडी बिल्डिंग आपके कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? प्रोटीन होता है ना। बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन आपके मीट से मिलेगा, है ना। अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलेगा, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलेंगे इसमें आपको सारे। ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलता है, तो मीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस इन शुगर इज यूरिन, आपके मूत्र में शुगर आने लग रहा है, इस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया या फिर पॉलीफेजिया या ग्लाइकोसूरिया, बताइए। ग्लाइकोसूरिया। डायबिटीज मेलिटस में मूत्र में शर्करा आ रही है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? बताइए, जल्दी बताइए। पॉलीयूरिया होता है बार बार यूरिन आना, ठीक है। पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीफेजिया भूख लगना। इसका आंसर होगा ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन। ठीक है, ग्लूकोज या फिर शुगर बोलो, ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन में आपके ग्लूकोज आने लग गया है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, 41, कंजम्पशन एंड कंटामिनेटेड फूड कॉज दैट फूड पॉइजनिंग, टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड, बॉट्यूलिज्म, साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस। संदूषित भोजन खाने से भोजन विषाक्तता होती है। कौन सी भोजन विषाक्तता होती है? संदूषित भोजन खाने से। डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ खाने से बॉट्यूलिज्म होता है। संदूषित भोजन खाना से यहाँ पर आपके साल्मोनेला को आंसर माना है आई थिंक आयोग ने, लेकिन मुझे इसका आंसर बॉट्यूलिज्म भी लग रहा था। बॉट्यूलिज्म में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो भी तो एक फूड पॉइजनिंग ही है, जो कि डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ खाने से हो रही है। वो डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ संदूषित हो गया है, लेकिन शायद यहाँ पर साल्मोनेला आंसर माना है आयोग ने। मेरे पास आंसर की नहीं है, बट मैंने मतलब पढ़ा है कि शायद यही आंसर माना है, साल्मोनेला। एक बार आप लोग देख लेना, लेकिन मुझे इसका आंसर बॉट्यूलिज्म भी सही लगता है। इज स्टेट आप स्टेट ऑफ फीलिंग दैट इज द वे इट अपेयर टू द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, बताइए। मिश्रित भावनाओं की ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को स्वयं को इसी रूप में प्रतीत होती है। इमोशंस है, इंस्टिंक्ट है, फीलिंग्स है, एटीट्यूड है, क्या हो जाएगा बताइए। आप अपनी भावनाएं अपने इंडिविजुअल्स किसके थ्रू फील करवा पाते हैं? आपको फीलिंग आती है कैसे?
इमोशंस की वजह से, है ना। किसकी वजह से? इमोशंस की वजह से, संवेगों की वजह से। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर सोशियो फिजियोलॉजिकल नीड्स? बताइए। द नीड ऑफ सिक्योरिटी, द नीड ऑफ लव एंड अफेक्शन, द नीड टू अचीव, द नीड टू रेस्ट। अब्राहम मैस्लो ने आपके दिया है ये, ठीक है। नीड्स का जो आपके आप हायरार्की पढ़ते हैं तो उसमें आपके कौन सा नहीं आता है? बताइए। सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम, लगाव की, उपलब्धि की, आराम की। उन्होंने कहीं भी आराम की बात नहीं की है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने फिजिकल बेसिक नीड्स की बात करी है, फिर आपके लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात करी है, फिर वो सेल्फ की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, फिर लव की बात करते हैं, फिर सेल्फ की बात करते हैं, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, है ना। लेकिन रेस्ट की तो कहीं भी बात नहीं करते हैं। द नीड टू रेस्ट तो ये नहीं है सोशियो फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर। नेक्स्ट देखिए 44, व्हाट प्रिपेयर एन इंडिविजुअल टू द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन? बताइए। आपको एक व्यक्ति को आवश्यक समायोजन और अनुकूलन के लिए क्या तैयार करता है? आपका दृष्टिकोण, आपकी प्रवृत्ति, आपका अध्ययन या व्यक्तित्व। आप किसी को कैसे सिखा सकते हैं, किसी के बिहेवियर में चेंजेस कैसे ला सकते हैं, ठीक है, कैसे उसके पर्सपेक्टिव में चेंजेस ला सकते हैं? बताइए। लर्निंग के थ्रू। किसके थ्रू? लर्निंग। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसके थ्रू? अध्ययन या अधिगम के थ्रू जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर इज़ एन इंस्टिंक्ट ड्यूरिंग एन इमोशनल डिस्ट्रेस। बताइए। एक भावनात्मक दबाव के दौरान ये सहज प्रवृत्ति उत्पन्न होती है कि भाग जाएं, अपील, जिज्ञासा, प्रतिकर्षण। बताइए। एस्केप, अपील, क्यूरोसिटी, रिपल्शन। क्या होगा? देयर इज़ एन इंस्टिंक्ट। कौन सी इंस्टिंक्ट है ये? क्यूरोसिटी। कौन सी है आपके? क्यूरोसिटी, जिज्ञासा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 46 पे, द मॉडल मोस्टली यूज फॉर टीचिंग इवैल्यूएशन इन जियोग्राफी इज द स्केल मॉडल, रिलीफ मॉडल, सिंप्लीफाइड मॉडल या फिर वर्किंग मॉडल। बताइए कौन सा मॉडल है आपके जो कि जियोग्राफी में आपके यूज़ किया जाता है, भूगोल में उन्नयन पढ़ाने के लिए अधिकतम प्रयुक्त मॉडल है? पैमाना, रिलीफ, सरलीकृत या कार्यरत मॉडल? स्केल मॉडल। कौन सा मॉडल? स्केल मॉडल। नेक्स्ट बताइए 47, इज अ बोल्ड इलस्ट्रेशन विद लिटिल और नो राइटिंग। बताइए। इज अ बोल्ड इलस्ट्रेशन रिटन और नो राइटिंग। यहाँ देखिए, थोड़ी या बिना लिखावट वाला एक मोटा दृष्टांत है। थोड़ी लिखावट है या बिना लिखावट है? फ्लैश कार्ड्स हैं, तस्वीर हैं, फ्लिप चार्ट्स हैं या आपके पोस्टर्स हैं? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? पोस्टर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? पोस्टर्स। बड़े बड़े होते हैं, थोड़ी लिखावट हो सकती है या बिना लिखावट का भी हो सकता है ना। मोटा मोटा बड़े बड़े दृष्टांत होते हैं। विच डिस्कशन इज ऑल्सो नोन एज द राउंड टेबल डिस्कशन। राउंड टेबल डिस्कशन किसे बोलते हैं? पैनल डिस्कशन को, सिंपोजियम को, क्लास डिस्कशन को या कोलोकियम को? किसको बोलते हैं? बताइए। कोलोकियम को। किस चर्चा को गोलमेज चर्चा बोलते हैं? पैनल चर्चा, संगोष्ठी, कक्षा चर्चा या औपचारिक वार्तालाप? गोलमेज चर्चा आपके पैनल चर्चा को बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, देयर एग्जिस्ट अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड एंड द क्वालिटी डिमांडेड। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड। एक वस्तु के बाजार मूल्य और मांग की मात्रा में एक निश्चित संबंध होता है। ये संबंध क्या कहलाता है? सप्लाई स्केड्यूल, डिमांड स्केड्यूल, डिमांड फंक्शन या फिर डिमांड यूटिलिटी? पूर्ति सारणी, मांग प्रकार या मांग प्रयोजित क्या कहलाता है भाई? बताइए। ये रहा क्वेश्चन। द एग्जिस्ट अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड अ गुड्स एंड द क्वालिटी डिमांडेड। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड डिमांड स्केड्यूल। क्या कहलाता है आपके? डिमांड स्केड्यूल। मांग सारणी क्या कहलाएगा? मांग सारणी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर का आंसर क्वेश्चन कर दीजिए लास्ट फटाफट से। इज अ लाइन दैट डिफाइन ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड बिटवीन विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, कॉस्ट कर्व। एक रेखा है जो वस्तु के उन सभी संयोजनों को परिभाषित करती है जिसके बीच उपभोक्ता निष्पक्ष है। निष्पक्षता वक्र है, पूर्ति वक्र है, मांग वक्र है, कीमत वक्र है। क्या है? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। इंडिफरेंट कर्व है। क्या है? इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 50 क्वेश्चन आपके PYQ थे DSSB के। अच्छा खासा पेपर आता है DSSB का। ध्यान से पढ़ के आंसर करिएगा सभी क्वेश्चंस को, अपने लॉजिक, अपना दिमाग यूज़ करके और आराम से कूल माइंड से आंसर करिएगा। 6 तारीख के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जिनका भी एग्ज़ाम है, डू योर बेस्ट,
है ना, अपना अच्छे से अच्छा देना और अच्छे से पेपर को सॉल्व करना। हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थोड़ा सा पैरल रिवाइज करा दूंगी आपको मैं, और इस टेस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, और जितनी भी चीज़ें हैं टॉपिक सभी मोस्टली सेम ही हैं आपके, जो भी पूरी होम साइंस है, लेकिन अच्छे लेवल का पेपर इसमें आपको देखने के लिए मिलता है, तो ध्यान से सब कुछ पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक सब अपना ध्यान रखिए। चलिए बाय बाय गाइस।